तो फाइनली मैंने कट ऑफ तैयार कर ली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कॉमन कैडर की। ठीक है, अब मैं पूरा का पूरा डिस्कस करूँगा, एनालिसिस है पूरा का पूरा, और बाद में एक फाइनल की कट ऑफ बताऊँगा कि मतलब क्या कट ऑफ होने वाली है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो एग्ज़ाम डेट्स जैसे कि आप लोगों को पता होगा 14 अक्टूबर थी और 15 अक्टूबर थी। तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी। बाकी जो थर्ड शिफ्ट थी इसकी जूनियर असिस्टेंट की थी, जिसका डिफरेंट सिलेबस और डिफरेंट पोस्ट है। तो ओवरऑल 5 शिफ्ट है हमारे पास। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि थर्ड शिफ्ट 15 अक्टूबर की कॉमन कैडर की नहीं थी। थर्ड शिफ्ट जो थी जूनियर असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम की थी, और जो कि हम उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल देखो, मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, और बाकी मैंने देखिए बताया है कि जो मुझे लगा है, मतलब मैंने सारी शिफ्ट्स को एनालाइज करा है। ठीक है, एक न्यूट्रल रह के मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर किसी स्टूडेंट से पूछो तो उसको उसकी शिफ्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो मैंने ये अपना मतलब एक न्यूट्रल रह के चीज़ों को मैंने एनालाइज किया, और सब चीज़ों का सभी, अभी देखो मेरे पास क्वेश्चन भी पड़े हैं जनरल अवेयरनेस वगैरह सबके, मैथ्स वगैरह के। ठीक है, जो अलग अलग शिफ्ट्स में आए हैं, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने सबका एनालिसिस बनाया था। तो मेरे को सब पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन किस उसमें आए हैं। तो 14 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट मेरे को सबसे हार्ड लगी, टफ मतलब। उसके बाद 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, दोनों ही शिफ्ट काफ़ी ज़्यादा टफ थी। ठीक है, और 14 अक्टूबर की उसके बाद फिर 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट। लेकिन 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट इतनी ईजी हम मान नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? देखो, एग्ज़ाम तो ईजी था, लेकिन जो 14 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट्स थे ना, उनको आइडिया नहीं था कि पैटर्न आएगा क्या। तो एक साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उस समय उनका एक तरीके से उनको मतलब जाके, अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट होगा तो उसे झटका लगा होगा बैंकिंग का देख के। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, वो शिफ्ट के ओवरऑल मार्क्स को लेके होता है। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलरली एक या दो स्टूडेंट्स को नहीं होता, ओवरऑल वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, जो कि आईपीएस यूज़ करता है नॉर्मलाइजेशन में। वो मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको लास्ट में वीडियो के। ठीक है, तो 14 अक्टूबर वालों की फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब उसका इजी बता रहे हैं। लेकिन वो है ना कि उनको पैटर्न नहीं पता था भाई कि क्या आएगा, बैंकिंग आएगा, एसएससी आएगा। वो तो फिर सेकंड अगले वाले शिफ्ट्स वालों को क्या कहते हैं, बेनिफिट हुआ उसका, कि भाई बैंकिंग आया तो बैंकिंग स्टूडेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने गए। लेकिन इन वाले स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं था, ना तो इन्हें ये पता था कि बैंकिंग आएगा, कितना एसएससी आएगा, कुछ नहीं पता था। ठीक है, इतनी बात ये डबल आई भी जानता था, इतनी बात को जो है कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो काफ़ी इस समय डिलेमा में है कि क्या आने वाला है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, उन्होंने ईजी रखा ये वाला शिफ्ट जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कभी भी ना फर्स्ट शिफ्ट ज़्यादातर, मतलब जब कोई ऐसा कंडीशन आ जाती है तो उसमें ईजी रखते हैं वो। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट है कि, मतलब ये सब चीज़ों का मैं डिस्कशन करूँगा, और नेक्स्ट वैकेंसी वगैरह भी बताऊँगा। देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी तक डे वाले एग्ज़ाम्स कराता आया, वो टीसीएस कराता था, उसका पहली बार आईपीएस का हुआ, ये सब बात जानते होंगे। तो जो टीसीएस है ना, वो अपनी आंसर की को 3 दिन के अंदर अंदर दे देता था। लेकिन इस बार आईपीएस करा रहा है तो कोई आंसर की नहीं आएगी, आपकी डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, पीडीएफ। ठीक है, रिजल्ट पीडीएफ जो है। ठीक है ना, तो अब मैं आता हूँ इस चीज़ पे जो है। अब मैं इस पन्ने को पलटता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारा एनालिसिस करा है। तो एक आप देखिए इस चीज़ को जो है, तो ये मैंने एनालिसिस करा है। तो आप देखिए, जिसमें बस काम की चीज़ें ये देखने की है कि मतलब कब कब आपका नोटिफिकेशन आया, कब आंसर किया है, और कब कंडक्टिंग बॉडी क्या थी, ये सब चीज़ें देखने की है। तो जैसे आपको कॉमन कैडर का तो सबको पता ही होगा। ठीक है, डबल आई एटीसी से पहले एग्ज़ाम होता है 23 में और 22 में। उसका आप देखो तो देखो, जैसे इसका 25 को जुलाई को आया, उसका 9 दिसंबर को आया। तो जो है, अगर आंसर की आनी होती ना, जैसे मैं आज 19 को बना रहा हूँ ये वीडियो, तो अगर आंसर की आनी होती ना तो अब तक आ जाती होती। ठीक है, 18 को बना रहा हूँ, 18 अक्टूबर को। तो अभी तक नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि बस इस बार आंसर की आएगी नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें देखिए 40 डेज़ का गैप बैठा है एग्ज़ाम का, नोटिफिकेशन के बाद जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम डेट का। इसमें 30 डेज़ का बैठा है, इसमें 13 डेज़ का। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि रिजल्ट कब मिला, तो लगभग 41 डेज समथिंग इसमें रिजल्ट के लग गए थे। इसमें जो है क्या कहते हैं, देख लीजिए आप खुद कंपैरिजन करके कब कितना समय लगा। ठीक है, लगभग आप मान के चलो कि 30 to 40 डेज़ में ही आपका रिजल्ट आएगा इसका भी जो है। उसके बाद क्या है, क्योंकि आरटीआई मैंने फाइल की है कैंडिडेट्स का पता करने के लिए, अटेंडेंस का। अभी देखो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं करिए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा उनका डाउट क्लियर करने के लिए, वो लास्ट में मैं डाल लूँगा। ठीक है, मैंने आरटीआई फाइल कर चुका हूँ ऑलरेडी जो है। देखो, कोई वो टेस्ट नहीं होता इसमें, क्योंकि एटीसी में होता है वो चीज़। डीबी होगा। ठीक है, ज्वाइन लेटर वगैरह मिल गया आपकी सीधा,
ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग का टेनर जो होता है मतलब टाइम पीरियड वो 6 to 8 मंथ्स का होता है। ठीक है, वेट लिस्ट इसमें आने के चांसेस होते हैं क्योंकि कई बार होता है कि एस्पिरेंट्स कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो मैं डीवी की वीडियो भी बनाऊंगा इसमें जो है, पहले रिजल्ट आने दीजिए। ठीक है, डीवी की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको आगे तक हेल्प मिले। तो एटीसी में भी सेकंड लिस्ट आई थी, तो उम्मीद है कि इसमें भी सेकंड लिस्ट आएगी। उसमें 256 वैकेंसी थी, ईट्स में 247 वैकेंसीज है, तो फिर चांसेस हैं कि इसमें भी आएंगी। तो अब ये देखिए जिसका सब लोगों को इंतज़ार था। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। देखो, तो मैंने ये कट ऑफ्स बनाई क्यों है, इसका मैंने सब चीज़ लिख रखा है कि 10 रीजन्स है मेरे पास ऐसी। देखो, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को मिला के ओवरऑल जो है आप 115 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। बाकी 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मैंने अलग लिख रखे हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस गेम चेंजर रही है इस बार। ठीक है, एस्पिरेंट जो है अभी श्योर है कि उन्होंने 110 प्लस जो है 95% एक्यूरेसी के साथ कर रखा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार जैसे मतलब हम तो एग्ज़ाम दिया है, हमें नहीं पता कि रिजल्ट कैसा आएगा। हम श्योर होते हैं कि भाई हमारा तो अच्छा गया है, लेकिन जब बाद में पता चलता है गलतियाँ क्या होती है। अगर देखो इसमें आंसर की आती ना, सबकी पोल खुल जाती। ठीक है, जो आपसे बोल रहा है ना कि 140 मैंने 100% सही करे हैं, उनकी भी पोल खुल जाती। बच्चों को डराने के लिए ना दूसरे एस्पिरेंट्स जो हैं ऐसा लिख देते हैं कि 140 प्लस मेरे 100% एक्यूरेसी के साथ। मेरे ग्रुप पर कई सारे लोगों ने डाला कि 135 प्लस मेरे ठीक होंगे। तो भाई अच्छी बात है, ठीक है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार कोई 100% एक्यूरेट होता होगा कभी भी। ठीक है, तो 80% बैंकिंग का पैटर्न था, 20% एसएससी टाइप था, तो बैंकिंग वालों को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, अब आते जनरल अवेयरनेस पे। ये मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये गेम चेंजिंग है। यही सिलेक्शन दिलाने में और रोकने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें एक तो देखो स्टूडेंट श्योर नहीं है। ठीक है, गैस वर्क ज़्यादा हुआ है और 5 ऑप्शंस थे, तो गैस वर्क में भी काफ़ी मुश्किलें आई हैं। अब किसी का ज़्यादा ही हाई क्वालिटी लक होगा, ठीक है, वही 5 ऑप्शंस में से सही से कर पाएगा, एक ढूंढ पाएगा। ठीक है, और जो है मतलब जनरल अवेयरनेस का हमेशा यही होता है कि देखो उसमें सब चीज़ जीएस वगैरह आती है, स्टैटिक आती है, लेकिन डबल आई ने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सारी की सारी करंट अफेयर्स डाली है। काफ़ी सारी क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि मतलब काफ़ी सारे मतलब अलग हटके ही था कुछ। ठीक है, बाकी देखो अगस्त सितंबर की आई थी ज़्यादातर तो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब उन्होंने कुछ भी पूछ लिया, मतलब कुछ कह नहीं सकते यार उन्होंने किस तरीके से सोच के पेपर बनाया। तो ठीक है, अगर देखो आंसर की आती तो सब चीज़ों क्लियर हो जाती सबको जो अपने मार्क्स, लेकिन आंसर की आएगी नहीं, इसलिए मैं रुका हुआ भी था। मैं देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें अगर कुछ बदलती हैं, आंसर की आती है तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आई नहीं है। तो फिर फाइनली मेरे को वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि देखो इसमें मार्क्स लाना देखो एक आसान था, क्योंकि ये चीज़ें सब पढ़ के जाते हैं, क्योंकि जनरल इनका सिलेबस होता है और पर्टिकुलरली सिलेबस में से क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस का कोई सिलेबस नहीं होता, बहुत वास्ट होता है और पता भी नहीं होता कौन से सोर्स को फॉलो करके कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें से आसान था, लेकिन उस चीज़ को मैंने क्या कहते हैं अब जो एनालाइज करके ये कट ऑफ बनाई है। आसान भी नहीं कह सकते यार, बैंक के पीओ लेवल का क्वेश्चन आए हैं इसमें जो है। और आपने अगर बैंक का एग्ज़ाम दिया हुआ उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो लेवल था क्वेश्चंस का भाई। अगर किसी क्वेश्चंस पता करने हो ना कौन कौन सा है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी बैंकर पे देख लेना, सबका एनालिसिस मिल जाएगा। बाकी मैंने वीडियोस भी डाल दिए हैं। ठीक है, देखो कट ऑफ ये रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले मैं कट ऑफ दिखाता हूँ। यूआर जनरल, ठीक है, अनरिजर्व्ड वाले, ठीक है, उनके 117 से लेकर 124, ईडब्ल्यूएस वाले 115 से लेकर 119, ओबीसी वाले 111 से लेकर 116, एससी वाले 107 to 113, और जीएसटी वाले 102 से लेकर 106, पीडब्ल्यूडी वाले 100 से लेकर 104 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है ये। ठीक है, मैंने देखो ये तरीके यूज़ करे हैं मतलब एनालिसिस के, क्योंकि पोलिंग कराई थी। तो देखो पोलिंग में क्या होता है, लोग रैंडम क्लिक्स भी करते हैं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करता। एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी टफ था, मैं नहीं कह सकता कि ईजी था, टफ था भाई, मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही था मतलब। ठीक है, और क्या इतना लेंथी एग्ज़ाम था कि भाई अगर 3 घंटे भी दे देते ना आपको, एक घंटा एक्स्ट्रा भी, तो भी काफ़ी स्टूडेंट्स कर नहीं पाते। तो लेंथी भी था, टफ भी था, सब चीज़ थी। और अटेंडेंस मैंने गैस की है, अभी फाइनल आएगी तो ही मैं अटेंडेंस के बारे में बात करूँगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं, डिफ़िकल्ट थी जीए। रिव्यूज़ मैंने देखा एस्पिरेंट्स का क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कोई स्टूडेंट अगर किसी फील्ड में एक्यूरेट है, मतलब कोई फील्ड का मतलब जैसे उसने मास्टर की डिग्री कर रखी है, तो वो सेक्शन उसको ईजी लगेगा। जैसे इंग्लिश का सेक्शन किसी को ईजी लगता है, तो किसी को मैथ का ईजी लगता है। तो देखो मैंने सबका ओवरऑल रिव्यू लिया है और किसी पर्टिकुलरली एक बंदे का नहीं माना।
ठीक है, 5 ऑप्शंस थे तो काफ़ी मुश्किल था गैस वर्क जो है। पैटर्न मिक्स था, ये भी नहीं कह सकते कि 100% बैंकिंग आया है। फोल्ड कट वाले क्वेश्चन भी आए, मिरर वाले क्वेश्चन भी आए, ट्रिग्नोमेट्री भी आई है, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, वो सर्किल में कोड्स वाले क्वेश्चन भी थे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें थी मतलब जो है, जो एसएससी से पूछी थी, ठीक है। फर्स्ट एग्ज़ाम का मतलब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा था, उसका भी डिलेमा था कि बैंकिंग का आएगा एसएससी का आएगा, तो स्टूडेंट इस चक्कर में तैयारी भी सही से नहीं कर पाए। सेक्शनल टाइमिंग इसमें थी नहीं, तो आप अपना पहला जो फेवरेट सेक्शन था उसको कर सकते थे। और सभी सेक्शंस लेंदी थे, कोई इजी नहीं था मतलब, जैसे भी अगर देखा जाए। बाकी देखो, नॉर्मलाइजेशन जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पे बेस होता है पूरा पूरा। मैं आपको दिखा दूंगा, देखो मैंने सब चीज़ अब जो है मेरा मेन मोटिव तो इस वीडियो में कट ऑफ दिखाना ही था। सभी ने ही लगभग कट ऑफ दे दी थी, तो मेरे को लगा मेरे को भी अब बनानी चाहिए, तो मैंने ये कट ऑफ्स वगैरह दे दिए। तो फिर अब देखते हैं कि क्या होता है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अब दिखाऊंगा मैं, लास्ट में रखूंगा इसको जो है। ठीक है, तो बस यही मैं दिखाना चाहता था आपको। थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी बैंकर को ज्वाइन कर लेना, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैंने बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई है आपके लिए, क्योंकि इतना इजी नहीं होता यार चीज़ों को मतलब एनालाइज करके चीज़ों को लिखना, या फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाना। आप बनाना अपना यूट्यूब चैनल कभी बनाओगे तो आप देखना कि कितना चीज़ों को करना पड़ता है मतलब जो है शुरू से। तो थैंक यू सो मच। ये वो आरटीआई है जो मैंने फाइल किया अटेंडेंस को पता करने के लिए, ठीक है। और ये वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है जो मतलब आईपीएस यूज़ करता है अपने मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मलाइजेशन से, ठीक है। ठीक है, मैं प्रे करूँगा आप सबके लिए कि आप सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना, उसका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है, डबल आई कॉमन कैडर में। तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब से, ठीक है। रिक्स मत लेना कोई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच। और ये मेरा ट्रिकी बैंक का चैनल है टेलीग्राम पे, तो इस पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। आप पहले इस पे जाके देख लेना अपना कंटेंट जो है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन करना। आपको कोई हेल्पफुल हो चीज़ तो आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप जो है। करंट अफेयर्स, ब्लैक बुक, जो भी बुक का नाम आप जानते होंगे वहाँ जाके देख लेना, मैंने डाल रखा है। बाकी देखो, डिस्कशन चैनल भी है मेरा, ट्रिकी बैंकर नाम से ही है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ना अगर कोई डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं यहाँ पे जो है, काफ़ी सारे लोग जो है। और कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। कोई पर्सनल डाउट भी यहाँ पे मतलब अच्छी एडवाइस मिल जाएगी आपको जो है, एकदम जो है। तो ज्वाइन कर लेना इस चीज़ को भी जो है। बाकी देख लीजिए, मैंने सब चीज़ आपको बता दी है। और थैंक यू सो मच, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखी होगा आपने तो